हाय फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार डुएट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे। आज क्लास 10th का जो रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो अगला हेडिंग लगाइए आप लोग, क्रिया विधि। क्रिया विधि जो है इसका हम ले लेते हैं H2 और O2, H2 प्लस O2 और ये बना दिया H2O। इसको समझिए कैसे क्या इसमें होता है क्रिया विधि इसका। H2 और O2 जो है तो H का दो, H में 2 इलेक्ट्रॉन है और O में भी 2 परमाणु है। H में भी 2 परमाणु है और O में 1 है। तो हम इसको पहले लिखते हैं H का 2 परमाणु, O का भी 2 परमाणु, H का 2 परमाणु, O का 1 परमाणु। सॉरी, चलिए मिस्टेक, H का हमारा 2 परमाणु है। तो इसका जो क्रिया विधि होता है, रासायनिक क्रिया विधि, वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कैसे से क्या होता है। तो इसमें जो है H का 2 परमाणु है, O का भी 2 है, लेकिन इधर प्रतिफल में जो हमको मिला है उसका 1 परमाणु है। तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। H हमारा 2 है, लिख लिए पहले, और उसके बाद हम O लिख लेते हैं, O भी 2 लिख लिए। तो इसमें जो होता है ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो है हमारा एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन यहाँ पे फिर हम समझते हैं, जानते हैं जो एक O बच चुका है। तो इस एक O को हम क्या करेंगे, तो इसको देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है और यहाँ पे डबल ऑक्सीजन है। तो इस डबल ऑक्सीजन को नहीं, सॉरी, इस सिंगल ऑक्सीजन को हमको डबल ऑक्सीजन करना है। तो डबल ऑक्सीजन करने के लिए 2 यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब हमारा ये संतुलित हो गया है। तो हमको टोटल कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन फिर हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये ऑक्सीजन फिर इस 2 हाइड्रोजन को कंट्रोल करेगा। मतलब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को संभाल सकता है। तो इस तरह से 2 अणु बन जाएगा, अणु नंबर 1 और अणु नंबर 2। तो इसमें 2 अणु बन जाएगा। यही क्रिया विधि होता है। अगर हमें रासायनिक क्रिया विधि में अगर परिभाषित करना होगा तो इसी के माध्यम से हम इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हमें लिखित रूप में वर्णन करना पड़े तो हम इस तरह इसका वर्णन कर सकते हैं। आप लोग नोटबुक पे लिख सकते हैं, पहले लिखा देते हैं, फिर हम समीकरण के माध्यम से आपको समझा देंगे जो ओवरऑल कैसे से कैसे होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के अणु पहले परमाणु में विखंडित होते हैं और फिर ये परमाणु आपस में इकट्ठा होकर नए अणुओं का निर्माण करते हैं। इसे ही हम रासायनिक क्रिया विधि कहते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारक के अणु परमाणु में विखंडित होते हैं। उसके बाद ये परमाणु आपस में इकट्ठा होकर प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करते हैं। इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं। देखिए, इसको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें ये हमारा अभिकारक हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 2H2 प्लस O2, और ये निर्माण किया है 2H2O का। तो देखिए, इसमें जो ये हो गया हमारा अभिकारक हो गया, जैसा कि पहले भी अभी थोड़ा देर पहले चर्चा किए हैं।
और ये हो गया प्रतिफल। तो इसमें जो होता है अभिकारक के जो अणु है पहले परमाणु में टूटकर विखंडित हो जाता है। मतलब परमाणु में टूटने के बाद ये मान लेते हैं ये पहले इकट्ठित है, अभिकारक के अणु जो है इकट्ठित है, ये अणु आपस में टूटकर अब अलग अलग हो गया है। फिर यह परमाणु आपस में इकट्ठा होते हैं, आपस में फिर से इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद ये प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट निकलता है। ये जो प्रतिफल निकला, पहले अणु परमाणु में टूटा, फिर ये परमाणु इकट्ठा होकर अणु का निर्माण किया, जिससे कि हमारा प्रतिफल प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी अच्छे से समझ चुके होंगे और परिभाषा के रूप में लिख भी चुके होंगे। चलिए हम आगे की अब चर्चा करते हैं, आगे कौन सा टॉपिक है। अगला टॉपिक आप लोग हेडिंग लगाइएगा, रासायनिक विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या है? तो पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति। चलिए इसको हम समझते हैं। इसको हम ले लेते हैं Zn प्लस H2 SO4। तो ये बना देगा हमको Zn SO4 प्लस H2। गैस की उत्पत्ति के बारे में हम समझ रहे हैं। कुछ ऐसा भी अभिक्रिया होता है जिन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें गैस की प्राप्ति होती है, उसे ही हम गैस की उत्पत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कोई अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ZnSO4 जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकला है अभिक्रिया के फलस्वरूप, यही हमारा गैस की उत्पत्ति है। दूसरा में आ जाएगा आपको अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का जो बनना हो जाता है, जब अवक्षेप एक ठोस प्रकार का पदार्थ होता है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप को हम अलग अलग कर सकते हैं, या जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया कराएं तो उसके बाद जो हमें जो चीज़ मिला उसको जब हम अलग अलग कर सकते हैं, उसे ही अवक्षेप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हम कराएं, मान लेते हैं जैसा यहाँ पे एग्जांपल मानने के लिए हम बालू ले लेते हैं। ये जो है बालू का कण है और ये मिट्टी का कण है। मान लेते हैं इसको हम बालू और मिट्टी। बालू और मिट्टी की अभिक्रिया करा दिए हम रासायनिक रूप से या भौतिक रूप से। जब हम इसका अभिक्रिया कराने के बाद हमको इकट्ठा सब कुछ मिल गया यहाँ पे, तो इसमें दोनों मिला हुआ है, और फिर इस दोनों को जब हम अलग अलग कर लेंगे ना, तो यही हमारा अवक्षेप कहलाएगा। इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दोनों पदार्थ में नहीं, इसका हम परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, जब हम किसी पदार्थ की अभिक्रिया के फलस्वरूप उन पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं, उसे ही रासायनिक प्रक्रिया का अवक्षेप का बनना कहते हैं। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इसे हम अलग अलग विभक्त कर सकते हैं, इसे अवक्षेप का बनना कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट रंग का परिवर्तन। इसको हम समझते हैं, रंग का परिवर्तन क्या होता है। रंग का परिवर्तन जो है ना, जब हम किसी दो पदार्थ को मिलाते हैं तो हमें तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही रंग का परिवर्तन कहते हैं।
तो इसमें जो पदार्थ मिलाएंगे तो उसमें जो कलर होगा वो कलर का परिवर्तन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ए है और बी है। ए मान लेते हैं ब्लू है और ये हमारा सफ़ेद है। जब इस दोनों का रिएक्शन जब हम कराएं तो हमारा तीसरा जो पदार्थ मिला मान लेते हैं सी, तो इसका कलर ये दोनों से अलग हो जाएगा, ना ब्लू रहेगा ना सफ़ेद रहेगा। इसका कलर मान लेते हैं ब्लैक हो गया, काला। तो ये जो परिवर्तन होता है इसे ही हम रंग परिवर्तन कहते हैं। जब दो कलर को हम मिलाते हैं तो ये एक तीसरा पदार्थ का निर्माण होता है, वो तीसरे कलर का होता है, उसे ही हम रंग परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है। अगला हमारा टॉपिक है तापमान में परिवर्तन। इसको हम समझते हैं जो ये क्या होता है तापमान में परिवर्तन। तापमान में जो परिवर्तन होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ए और बी का हम रिएक्शन कराए तो हमारा जो प्रोडक्ट निकला है वो सी और डी निकला। सी और डी निकला और साथ में हमारा ऊष्मा भी निकलेगा। ऊष्मा या ऊर्जा हम लिख सकते हैं। ऊष्मा या ऊर्जा को हम ऊपर की ओर इंडिकेट करते हैं। ये हो गया ऊष्माक्षेपी। तापमान परिवर्तन में ही हमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में पढ़ना है। जब हम अभिक्रिया कराने के बाद हमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगा। और रिएक्शन में प्रोडक्ट निकलने से पहले अगर ऊष्मा आ जाएगा या ऊर्जा तो उसे हम ऊष्माशोषी कहेंगे। ऊष्माक्षेपी का जो होता है ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया जाता है और ऊष्माशोषी में नीचे की ओर तीर लगाया जाता है। जैसे ये हमारा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो गया। अगर इसी में हमको A प्लस B और यहाँ पे ही हमको ऊर्जा या ऊष्मा मिल जाएगी, उसके बाद ये जब रिएक्ट करेगा तब हमको C प्लस D मिला है तो ये हमारा ऊष्माशोषी प्रक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ ऊष्मा के बगल में हम नीचे की ओर एरो लगा देंगे तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा और ये ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में आप लिख सकते हैं इसको, ये हो गया ऊष्माशोषी क्षेपी, ये ऊष्माक्षेपी और ये हो गया ऊष्माशोषी। ये ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल हो गया। ये तीर से भी हम पकड़ सकते हैं, ये ऊष्माशोषी है और ये तीर से हम ऊष्माक्षेपी। तो ये हमारा उदाहरण हो गया ऊष्माक्षेपी का और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी और ये एग्जाम्पल ऊष्माशोषी का हो गया। ये हमारा था ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट परिवर्तन जो होता है वो होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन को हम समझते हैं, जैसे कि हम अगर किसी दो पदार्थ की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा तीसरा पदार्थ गैस के रूप में निकल जाएगा। जैसे ठोस पदार्थ हम ले लेते हैं, ए ले लिए और बी ले लिए, तो ये दोनों हमारा ठोस पदार्थ है। ये भी ठोस और ये भी ठोस है। जब हम ठोस की अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमारा ये जो सी निकला है ये गैस के रूप में निकला। तो ये जो हो गया ये अवस्था का परिवर्तन हो गया। जैसे कि हम कोई द्रव ले लेते हैं, ए या बी नाम का द्रव था, उसको अभिक्रिया कराए तो हमको द्रव से ठोस में परिवर्तित होकर ठोस प्राप्त हुआ। तो ये जो चेंजिंग हुआ यही चेंजिंग हमारा अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो ये जो ठोस जब अभिक्रिया किया तो गैस का निर्माण किया। ओवरऑल यही कितना 1.2 3 4 5 प्रकार के आपको रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करना था जो कि हमने आपको बतलाए हैं। चलिए आगे का जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम आगे के क्लास में बतलाएंगे। आज हम इतने तक रहने देते हैं, इससे आगे की कक्षा को हम अगले क्लास में लेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।